and 1 mole. And Kc is equal to 2 and volume is equal to, या मैं इसको लैंग्वेज फॉर्म में लिखूं कि इनिशियली 1 mole of A and 1 mole of B, 1 mole of B are taken in 1 liter container. 1 liter container. सबसे पहला है कैलकुलेट या प्रेडिक्ट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, और दूसरा पार्ट है concentration of A and B at equilibrium. चलिए, तो देखिए सबसे पहला तो ये है कि अगर हम इनिशियली A और B दोनों को ले लें, ठीक है ना, यानी मैं क्या कर रहा हूं क्वेश्चन में कि A और B की जो रिएक्शन है, ये गैस, ये गैस, ये गैस, ये गैस, T इज इक्वल टू 0 पे मैं ले रहा हूं 1 मोल और ये भी ले रहा हूं 1 मोल. अगर मान लो मैं केवल रिएक्टेंट लेता, इसे नहीं लेता, तो रिएक्शन की एक ही पॉसिबिलिटी थी, फॉरवर्ड डायरेक्शन. अगर मैं 1 मोल ये लेता, ये नहीं लेता, तो रिएक्शन सिर्फ बैकवर्ड आ सकती थी. लेकिन अगर मैं दोनों से स्टार्टिंग करवा रहा हूं, तो अब यहां पे कंफ्यूजन होगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी. तो इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले Q निकालेंगे. सबसे पहले तो कॉन्सेंट्रेशन 1/1, 1/1, 1 से क्यों डिवाइड किया, वॉल्यूम इज 1 लीटर. ठीक. अब रिएक्शन क्वेश्चन जो है दैट हैज सेम एक्सप्रेशन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट B/A. मैं यहां रखूं तो ये आता है 1 और इसको कंपेयर करूं मैं K से. Kc इज इक्वल टू 2. सिंस Q इज लेस देन Kc, रिएक्शन गोज इनटू फॉरवर्ड डायरेक्शन. अगर फॉरवर्ड जाएगी रिएक्शन तो मैं दोबारा लिख लूं इसे कि A से B बना रहे हैं हम. T0 पर हमने लिया 1 मोल और यहां लिया 1. रिएक्शन कहां जा रही है, फॉरवर्ड. तो इक्विलिब्रियम आने तक मान लीजिए इसमें से Y खत्म हो गया, तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1, 1. तो यहां से Y खत्म होगा तो यहां Y बन जाएगा, लेकिन मुझे 1 साथ में जोड़ना पड़ेगा क्योंकि पहले से पड़ा हुआ है ये. ठीक. इसको वापस मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रख दूं, क्या जाएगा, B/A. अब ये इक्विलिब्रियम रखना है मुझे, तो ये आएगा 1 + y, ये आएगा 1 - y. इट इज इक्वल टू 2. यहां से सोल्व करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1/3. सही है. तो कॉन्सेंट्रेशन A की इक्विलिब्रियम पे कितनी हो गई, 1 - y इज इक्वल टू 2/3 और कॉन्सेंट्रेशन B इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 1 + y 4/. ठीक. अब ये रिएक्शन इधर चल रही है, ये तो पता लग गया हमें. कब तक जाएगी ये रिएक्शन, टिल इक्विलिब्रियम. तो हमने ये y खत्म करा के ये पॉइंट कौन सा ला दिया है, इक्विलिब्रियम. ठीक. नोट कीजिए सर. चेंज कर रहा हूं, इस Kc को मैं लिख देता हूं 1/2. ठीक है. अगर मैं 1/2 कर दूं, तरीका बिल्कुल ऐसा ही होगा. 1 मोल्स आर टेकन, डिवाइड बाय वॉल्यूम. Q में रखा हमने, ये 1 आ गया. अब Kc की वैल्यू कितनी है, 1/2. कंपेयर करें अगर अपन, तो Q इज ग्रेटर देन Kc. रिएक्शन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन टिल इक्विलिब्रियम. अब हम यहां से आगे बढ़ने के लिए 2 तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं. पहला तरीका तो यही हो गया, 1 मोल दोनों के लिए है, रिएक्शन इज प्रोसीडिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन. तो अब की बार मैं क्या करूं ये बताओ. यहां पर मैं 1 में से y खत्म कराऊं और इधर 1 में y जोड़ दूं, क्योंकि इधर से खत्म हो रहा है रिएक्टेंट और इधर बन रहा है. रेशियो 1:1. वापस यहां आ जाए अपन, एक्सप्रेशन में क्या हो जाएगा, 1 - y अपॉन 1 + y. सोल्व कीजिए और ये आ गया 1/2. तो बताइए कितना आएगा ये, y इज इक्वल टू
1/3, ठीक है ना। तो 1/3 है, तो यहां से अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन लिखना चाहूं तो 1 + y हो गया, ये 1 - y, ये हो गया 4/3, ये हो गया 2/3। अब इसमें ये हो सकता है कि एक और अप्रोच से बच्चा इसको स्टार्ट कर दे, ये तो मैंने बैकवर्ड कराया। एक अप्रोच ये है कि अब ये हमें पता लग गया कि रिएक्शन इज गोइंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना इसे कि B से क्या बन रहा है A। लेकिन अगर मैंने इस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया है तो KC' इसका हो जाएगा 1/KC, तो ये कितना हो जाएगा, सही है। इसके लिए KC कितना है 1/2, तो इसे रिवर्स करूंगा तो रेसिप्रोकल में आ जाएगा 2। अब T = 0 पे हमने स्टार्टिंग किया 1 मोल। रिएक्शन हमें पता लग गई इस डायरेक्शन में जा रही है, B से A की तरफ, तो इक्विलिब्रियम पे 1 - y, इधर क्या हो गया 1 + y, ये मोल आ गए, डिवाइड बाय वॉल्यूम कर दिया मैंने 1 + y, ठीक। इसको मैं रख दूं यहां एक्सप्रेशन में, KC' = 2 बराबर 1 + y अपॉन 1 - y। सोल्व करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो ये दो अप्रोच हो गए हमारे पास, या तो हम स्टार्टिंग ऐसे कर दें जो रिएक्शन दी हुई है, ठीक है ना, तब लेकिन रिएक्शन किधर चलेगी बैकवर्ड। और अगर मैं रिवर्स करके इसे लिखूं तो ये सावधानी रखनी है कि KC' को भी रेसिप्रोकल करना है, ऐसा ना हो कि हम रिवर्स करके इसको सेम ही यूज कर दें। तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि रिएक्शन को उल्टा करेंगे तो K क्या हो जाएगा इसका 1/K, ठीक है। आंसर दोनों से एक ही आने वाला है, नोट कीजिए सर। अब एक्चुअली अप्रोक्सीमेशन अलग से कोई टॉपिक नहीं है केमिकल इक्विलिब्रियम का। ये ऐसा है कि जब हम सोल्व करते समय मान लीजिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन आ जाएगा, तो फिर उस केस में आंसर निकालने के लिए हम अप्रोक्सीमेशन का यूज करें, ठीक है ना। कैसे यूज करेंगे ये क्वेश्चन से समझिएगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि 1 मोल ऑफ A एंड 10 मोल ऑफ B are taken in 1 liter container. In 1 liter container. Calculate concentration of A, B and C at equilibrium. और हमें दे दिया कि A गैस प्लस 6B गैस और यहां से C गैस and the K is equal to 10 to the power -10। चलिए, अब जो हमारा यूजुअल प्रोसेस है सॉल्व करने का वो क्या है कि सबसे पहला काम तो हम रिएक्शन लिखते हैं, A + 6B से C, गैस गैस गैस, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स 1 6 1। डेल्टा एन जी कितना होगा इसका -6, ठीक, -6 1 - 7, ठीक। स्टार्टिंग किया हमने T = 0 पर 1 मोल एंड 10 मोल। C को क्या माना 0 क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई। इक्विलिब्रियम पे 1 में से x तोड़ दूं या y तोड़ दूं एक ही बात है, मैंने y को खत्म किया। अगर ये y खत्म होगा तो कितना खत्म होगा 6y, तो 10 - 6y और इधर कितना बन जाएगा, डिवाइड बाय वॉल्यूम कर दूं तो कॉन्सेंट्रेशन आ जानी, ठीक। अब आगे बढ़ने के लिए Kc = C की कॉन्सेंट्रेशन 1 अपॉन A की कॉन्सेंट्रेशन 1 और B की कॉन्सेंट्रेशन 6 पावर 6। अगर यहां से मैं रखूं 10 की पावर -10 इज इक्वल टू, ये डेटा उठा के रख देता हूं यहां पे, क्या आएगा y अपॉन यहां आएगा 1 - y की पावर 1 और 10 - 6y की पावर 6। अब ये एक्सप्रेशन आने के बाद आगे करना सोल्व करना ये मुश्किल हो गया यहां से, बताओ, क्योंकि y की इक्वेशन आएगी पावर 7 में, 7 रूट्स निकलेंगे,
पर 7 रूट्स निकालना मेरे ख्याल संभव नहीं है अभी इस लेवल पे तो, ठीक है। तो ऐसे केस में अप्रोक्सीमेशन का रोल कब है, जब हम ऐसे एक्सप्रेशन पे आके अटक जाएं जो आगे सोल्व ना हो सके। सपोज अगर मैं यहाँ ये ना लिखता तब तो y सोल्व किया जा सकता था। अगर मान लो यहाँ 1 + y भी होता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, क्यूबिक भी सोल्व कर सकते हैं, सिलेबस का पार्ट है। उससे आगे अगर चला गया एक्सप्रेशन तो फिर सोल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। तो फिर उस केस में हमें क्या करना है, वी हैव टू यूज अप्रोक्सीमेशन। अब अप्रोक्सीमेशन हम कैसे करेंगे, इस वैल्यू को देखकर। इस वैल्यू से क्या आइडिया लग रहा है हमें, के बहुत छोटा है। अच्छा, एक जनरल स्टेटमेंट सोचेंगे कि डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर छोटा है तो डिसोसिएशन कम है। भाई सिंपल सी बात है, अगर ये रिएक्शन कम होगी प्रोडक्ट कम बनेगा, प्रोडक्ट कम इसका मतलब केसी कम, तो इसका मतलब प्रोडक्ट कम बना यानी इसका डिसोसिएशन कम हुआ, इसी को हम अप्रोक्सीमेशन बोलेंगे। तो आगे नेक्स्ट स्टेप नोट कीजिए, यहां तक है अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन में सबसे पहले हम देखेंगे वैल्यू ऑफ के, केसी 10 की पावर -10, इट इज वेरी लो। केसी एक्चुअली क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो मैं कंक्लूजन क्या निकालूंगा कि प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन इज लेस देन रिएक्टेंट। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी सिग्निफिकेंस ऑफ के टॉपिक में। इसका मतलब नेग्लिजिबल किसे माने हम, प्रोडक्ट को। अच्छा, प्रोडक्ट नेग्लिजिबल तब होगा जब डिसोसिएशन नेग्लिजिबल होगा। डिसोसिएशन इज नेग्लिजिबल, इसका मतलब जो y हमने तोड़ा है इट इज क्लोज टू 0। सही है बात है। अगर y क्लोज टू 0 है, मैं दोबारा लिख के सोल्व कर रहा हूं, a + 6b से c, ये गैस गैस t 0 पर 1 10 0, इक्विलिब्रियम पे 1 - y 10 - 6y और 1y। अब इस 1 - y को मैं लगभग 1 लिख सकता हूं, y इज क्लोज टू 0। इसको मैं लगभग 10 लिख सकता हूं, लेकिन ये 10 से थोड़ा सा कम है क्योंकि एक वैल्यू माइनस की है ना मैंने। भाई मैं लगभग 10 ही लिख रहा हूं, एग्जैक्ट 10 नहीं लिख रहा हूं, वरना तो इक्विलिब्रियम आएगा ही नहीं, ठीक ना। थोड़ा सा कम है ये 10 से, और ये क्या हो जाएगा, ये तो y रहेगा क्योंकि इसको 0 थोड़े मान सकता हूं। ये 0 मानूंगा तब तो खत्म हो गया खेल। तो Kc इज इक्वल टू c की पावर 1 अपॉन a की पावर 1 b की पावर 6। 10 की पावर -10 इज इक्वल टू, इसकी जगह y, a की जगह 1 और b की जगह 10 की पावर 6। तो y कितना आ गया, 10 की पावर -4। ठीक, अब एक बार क्रॉस वेरीफाई करके भी देखेंगे। 10 की पावर -4 यानी कि 0.0001। अगर मैं इसको यहां माइनस करूं 1 - 0.0001 तो वो वैल्यू आएगी 0.999 समथिंग, जिसको मैं क्लोज टू क्या मान सकता हूं। तो ये क्रॉस वेरीफाई करके भी देखना है ना। यहां सही है, इसका मतलब ये हमने सही माना है। तो फिर अब एट इक्विलिब्रियम ए की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी बताइए, क्लोज टू 1। ये इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं है, ठीक है ना। अगर मान लो मैं इसको 0.001 रख दूं और 0.9999 आंसर लिखूं, वो भी एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि वो भी तो अप्रोक्सीमेशन से आ रहा है। तो मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया क्लोज टू 1, एक से थोड़ा सा छोटा। बी की कॉन्सेंट्रेशन क्लोज टू 10 और सी की कॉन्सेंट्रेशन क्लोज टू 10 की पावर -4। ये जो रिजल्ट हम लाए हैं ये लाए हैं थ्रू अप्रोक्सीमेशन। तो अप्रोक्सीमेशन अलग से कोई टॉपिक नहीं है। वैल्यू किसकी देखेंगे, के की। के बहुत कम है तो डिसोसिएशन नेग्लिजिबल है। y को क्लोज टू क्या माना, 0। ये 0, इससे 0 नहीं मान सकते, तो ये 1 हो गया, ये 10 हो गया, ये y रहने दिया। एक्सप्रेशन को रख दिया मैंने यहां पर और y निकाली।
और आंसर तीनों का इक्विलिब्रियम पे 1, 10 और y ये नीचे करके लिख दिया। ठीक है, अब दूसरा केस कौन सा होगा कि y kc की वैल्यू बहुत हाई हो, इसी क्वेश्चन में करेंगे अपन, तो फिर उस केस में y बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो केस देखते हैं, ये नोट करो। इक्वल टू 10 टू द पावर 10। सेम क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ A 1 मोल ऑफ B। स्टार्टिंग करने का तरीका वही होगा कि 1 मोल ऑफ A एंड 10 मोल ऑफ B। ठीक है, 0 यहां से y खत्म करवाया 6y y, यहां आ जाए अपन, एक्सप्रेशन सेम होगा, बस ये क्या हो गया 10 प्लस 10 की पावर 10। अब सोल्व करना इसको भी संभव नहीं है, राइट, क्योंकि इसमें भी तो y की पावर 7 आ रहा है। ठीक है, तो अब ये जो दूसरा केस अपन ने किया है, इसमें अपन क्या अप्रोक्सीमेशन करेंगे वो देखते हैं। पे आ गए तो y निकालना पॉसिबल नहीं है यहां से, तो हम अप्रोक्सीमेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम k की वैल्यू देखें 10 टू द पावर 10, इट इज वेरी हाई। अब k बहुत हाई होने का मतलब ये है कि प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है, किसके कंपेयर में, तो प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन रिएक्टेंट्स। लेकिन ये कहां पर है, इक्विलिब्रियम पे। इसका मतलब मैं इसे क्या मानूं, नेग्लिजिबल। ठीक, ये नेग्लिजिबल कैसे हो गया है, बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट कंज्यूम्ड। लगभग सारा रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो चुका है, प्रोडक्ट में, ऑलमोस्ट कंज्यूम्ड। अब ऑलमोस्ट कंज्यूम्ड है तो हम इसको स्टार्टिंग कैसे कर रहे हैं, वापिस वैसे लिख रहा हूं मैं A प्लस 6B से C, स्टोइकियोमेट्री 161। T0 पर हमने लिया 1 मोल, ये हमने लिया 10 मोल, ये हमने लिया 0 मोल। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि रिएक्टेंट इज ऑलमोस्ट कंज्यूम्ड। ठीक है, सपोज मैं A को पूरा खत्म करवा दूं, ठीक, A पूरा खत्म करवाऊं, 1 मोल खत्म करवाऊंगा मैक्सिमम। इस 1 मोल के लिए कितना खत्म होगा, 6 मोल। ठीक है, हमारे पास 6 मोल चाहिए और 10 मोल पड़े हुए हैं। इसका मतलब ये वाला जो अमाउंट है ये एक्सिस में है। ठीक है ना भाई, ये वाली चीज में लिख सकता हूं कि इट इज प्रेजेंट इन एक्सिस अमाउंट। ठीक है, तो ये वाली चीज मैं क्या मान सकता हूं, लिमिटिंग रीजन, पर इसको हम लिमिटिंग रीजन बोलेंगे नहीं। क्या कारण है कि लिमिटिंग रीजन बोलने का मतलब ये 0 हो जाएगा, और इक्विलिब्रियम पे कोई भी चीज 0 नहीं होती है कभी भी, ऑलवेज ऑल कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट। ठीक, तो ये मैं ये नहीं बोल सकता कि लिमिटिंग रीजेंट है, पर मैं ये कह सकता हूं कि अगर दोनों की बारी हाई तो कंज्यूम होने की बारी किसकी पहले आएगी, इसकी। अब इसके 10 के लिए ये खत्म करवाना चाहूं तो इसके 6 के लिए 1 चाहिए, 10 के लिए कितना होगा, 10/6, 10/6 यानी कि 5/3, 1.67। तो ये मिनिमम 1.67 होना चाहिए ना खत्म करवाने के लिए, उतना है नहीं अपने पास। तो इन दोनों में आपस का कंपटीशन है, और कौन पहले खत्म होगा या कौन ऑलमोस्ट कंज्यूम होगा ये हमें मोल से पता लगेगा। मोल में हम लिमिटिंग रीजन कैसे निकालते थे, मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो आप यहीं से देखकर एक चीज बता सकते हो कि ये 1/6 से डिवाइड करोगे 1/1, 10/6। जो ज्यादा आएगा रेशियो उसको क्या बोल लो, एक्सिस। ये पता लग गया। चलिए अब हम ये कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम आते आते ये ऑलमोस्ट कंज्यूम हो गया। ठीक है, अगर ये ऑलमोस्ट कंज्यूम हो गया तो ये कितना कंज्यूम हो गया, लगभग 1 जो है खत्म हो गया। ये बचा हुआ मैंने बोल दिया कि y बच गया। अब y को मैं लिख रहा हूं क्लोज टू 0। क्यों, क्योंकि एक में से एक लगभग खत्म हो गया, तो बचा हुआ अमाउंट लगभग 0। यहां से कितना खत्म होगा, 1 के साथ ये 6 खत्म होता है, ये खत्म करवाना है 1, तो ये ऑलमोस्ट कितना खत्म होगा, 6। कितना बच जाएगा, लगभग 4 मोल। ये 1 खत्म होने पर 1 बनता है, तो ये 0 से लगभग क्या लिख दूं। अब आप ये सोचो कि आंसर तो अपने पास यही हो गया, अपॉन 1/1। अगर इक्विलिब्रियम पे ये दोनों पूछा जाए तो यहीं से पता लग गया ना, क्लोज टू 4, क्लोज टू 1। ये अप्रोक्सीमेशन है। इसको निकालने के लिए मैं केसी का एक्सप्रेशन लिखूं, केसी इज इक्वल टू 10 टू द पावर 10 बराबर
C अपॉन A, B की पावर यहां पे 6। C कितना है बताओ? C क्लोज टू 1 अपॉन A कितना है? y। 0 नहीं लिख सकता मैं, इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये y की पावर 1। B कितना है? 4 की पावर 6। यहां से सॉल्व करूं तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 की पावर 6 इंटू 10 टू द पावर 10। अब आप ये देख लो कि ये जो वैल्यू यहां आई है इट इज क्लोज टू, वेरीफाई हो गया। अब मुझसे पूछा है कि इक्विलिब्रियम पे ये सब क्या क्या है, तो A की कॉन्सेंट्रेशन क्लोज टू क्या लिखूंगा? y कितना आ गया? 1 अपॉन 4 की पावर 6 इंटू 10 टू, ठीक ना? क्लोज टू 0 भी लिख सकते हो आप, और बाकी अगर डेटा दिया हो तो फिर ये लिखेंगे। B की कॉन्सेंट्रेशन क्लोज टू 4 और C की कॉन्सेंट्रेशन क्लोज टू 1। एक बार और देख लो इस बात को। यहां पे एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड आया तो हमने K को देखा, वैल्यू को, K इज वेरी हाई, दैट मीन्स प्रोडक्ट इज वेरी हाई इन कंपेयर टू रिएक्टेंट, रिएक्टेंट इज नेग्लिजिबल एट इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स ऑलमोस्ट कंज्यूम, ठीक है? ऑलमोस्ट कंज्यूम होगा तो हम इन दोनों में डिसाइड करेंगे कि कौन पहले कंज्यूम होगा। तो उनमें एक कम अमाउंट में है तो एक को कंज्यूम करके क्या कर दिया? 0, ठीक है ना? उसको वैल्यू को y मान लिया। एक में से लगभग एक खत्म हो गया तो 10 में से लगभग कितना खत्म होगा? 6, बचेगा लगभग 4। ये 0 से 1 से 1 बनता है तो ये 0 से लगभग 1, तो ये दोनों आंसर तो वैसे के वैसे लिख दूं मैं। अब मुझे निकालना है y कितना है, तो y निकालने के लिए 10 की पावर 10 बराबर यहां रखूं 1 अपॉन y की पावर 1 4 की पावर 6, तो y इज इक्वल टू, और ये चीज बहुत ही नेग्लिजिबल, ठीक है? तो जब ये खत्म हो जाएंगे तभी k की वैल्यू बहुत हाई होगी, और जब ये बहुत ही कम खत्म होंगे, डिसोसिएशन बहुत लो होगा, तो k की वैल्यू लो होगी। कंक्लूजन क्या है? डिसोसिएशन बहुत ज्यादा, k की वैल्यू कम, डिसोसिएशन बहुत ही कम तो k की वैल्यू कम, और डिसोसिएशन बहुत ज्यादा तो k की वैल्यू हाई। यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि अगर डिसोसिएशन कम होगा तो k की वैल्यू कम होगी, और डिसोसिएशन ज्यादा होगा इसका मतलब k की वैल्यू हाई होगी। ये कंक्लूजन है इसका, नोट कीजिए बराबर। रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेपर डेंसिटी, अगर हम यहां पे वेपर डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो फिर कंपोनेंट किस स्टेट में होना चाहिए? गैस स्टेट, ठीक? और वेपर डेंसिटी का एक फार्मूला है, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय 2। वेपर डेंसिटी की यूनिट क्या होगी बोलो? वेपर डेंसिटी इज यूनिटलेस। मोल में जो हम डेफिनेशन लिखते हैं ना वेपर डेंसिटी की, वो लिखते हैं कि मोलर मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। किसके रिलेटिव में बोला गया है? हाइड्रोजन गैस के, इसलिए 2 लिख दिया मैंने। तो ध्यान रखें कि वेपर डेंसिटी दी हुई होगी तो वो यूनिटलेस होगी। अब बच्चा इसको कंफ्यूज कर सकता है डेंसिटी से। PV इज इक्वल टू nRT से जब हम डेंसिटी D लिखते हैं तो वो आता है PM अपॉन RT। तो वेपर डेंसिटी अलग चीज है और डेंसिटी अलग चीज है। डेंसिटी की कोई ना कोई यूनिट होगी, सपोज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिख दिया, मास बाई वॉल्यूम। तो क्वेश्चन में डेटा अगर डेंसिटी का दिया हुआ है, ठीक है, तो फिर वहां प्रेशर देगा, टेम्परेचर देगा, आर देगा, ताकि मैं क्या निकाल सकूं? मोलर मास। और मोलर मास को मैं यहां रख दूं, डिवाइड बाई 2 कर दूं, तो क्या चीज आ जाएगी? तो अगर हमें क्वेश्चन को लेंदी बनाना होगा तो हम मोलर मास ना देके क्या दे दें वहां? डेंसिटी, ताकि उससे हम क्या निकालें? मोलर मास। तो ये दोनों टर्म अलग अलग हैं, ध्यान से देख लीजिए। अगर वो बोलता है
कि डेंसिटी, वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इज 42, तो वो 42 के साथ कोई यूनिट नहीं लिख रहा है, तो वेपर डेंसिटी को डिनोट करता है। लेकिन अगर वो बोल दे कि डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज 1.2 ग्राम पर ml, तो यूनिट लिख दी तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डेंसिटी। और फिर हमें वहां से मोलर मास को निकालना पड़ सकता है। ठीक, चलो अब हम जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में देख रहे हैं, तो मैं एक डेरिवेशन कर रहा हूं, जो रिजल्ट आएगा वो सिर्फ इस डेरिवेशन पे वैलिड है। ए गैस, बी गैस। सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं कि 1 मोल से हमें कितने मोल गैस मिलेगा। 1 मोल गैस अगर खत्म होती है तो n मोल गैस प्रोड्यूस होगी, और यही नंबर जो है हमारे लिए काम का है। यानी अगर मान लो मैं लिख देता हूं कि A से 2B है, गैस गैस, बताइए n की वैल्यू क्या होगी? 2, क्योंकि 1 से कितना मिलने वाला है? 2, तो ये वैल्यू हो गई n की वैल्यू। ठीक, अगर मैं लिख देता हूं कि A से 2B प्लस C, ये गैस ये गैस ये गैस, n की वैल्यू क्या होगी? 3। कैसे? 1 मोल गैस से टोटल मोल कितने मिलेंगे? 2 प्लस, तो यही नंबर कहलाएगा n। तो पहला काम हम n निकालना सीख रहे हैं। अगर मान लो मैं लिख दूं 2A से 3B प्लस C, गैस गैस गैस, तो आप ये देखिए कि 2 मोल गैस अगर हम ले तो इससे मुझे 4 मोल गैस मिलने वाली, 3 प्लस 1, तो 1 से कितनी मिलेगी? यही नंबर क्या कहलाएगा? ठीक, अगर मैं यहां ये कर दूं कि 2A से 3B प्लस C, ये गैस और ये सॉलिड 3/2, यानी कि 2 से मुझे गैस कितनी मिलेगी? 3 मोल, तो 1 से कितनी मिलेगी? 3/2, ये नंबर हो जाएगा। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हम n को ढंग से निकाल लें कि n कितना होगा। तो n की डेफिनेशन क्या है? इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ गैस बाय कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। चाहो तो लिख सकते हो इस लाइन को, n इज number of moles of gas produced, n is number of moles of gas produced by complete dissociation of 1 mole gas, by complete dissociation of 1 mole gas। तो मैंने लिखा NB, गैस गैस, T इज इक्वल टू 0 पे मैं ले रहा हूं इसका 1 मोल, और इसको मैं ले रहा हूं 0। ठीक, 1 मोल है तो n इज इक्वल टू 1 माना मैंने, इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास। इसको मैं लिख रहा हूं थ्योरेटिकल, m मतलब m थ्योरेटिकल इज इक्वल टू थ्योरेटिकल मोलर मास। और थ्योरेटिकल मोलर मास एक्चुअली किसका मास है? जो हम A ले रहे हैं इसका। सिंपल सी बात है, कंटेनर में मैंने सिर्फ क्या लिया हुआ है? A। ठीक, तो प्योर A अगर पड़ा हुआ है तो मोल बराबर क्या होगा? मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास। ठीक, वेट किसका? A का, और मोलर मास किसका? A का। इसी मोलर मास को हम बोल रहे हैं थ्योरेटिकल मोलर मास। अब मैं ये मानूं कि इक्विलिब्रियम आने तक 1 में से टूट गया X, 1 में से जो अमाउंट टूटता है उसी को हम क्या नाम देते हैं? दिस इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ। अगर मैं यहाँ 2x तोड़ देता तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होता? 2x। अगर ये x खत्म हो गया तो इधर कितना बनने वाला है? अब आप ये देखिए कि ये दोनों कंपोनेंट हो गए, तो अभी मिक्सचर बन चुका है, ठीक ना? तो मिक्सचर बन चुका है तो n टोटल मिक्सचर में कितने हुए? 1 माइनस एक्स प्लस एन एक्स, ये चीज हो गई 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एक्स बराबर। अब मोल अगर रिएक्शन कोई भी हो रही है तो क्या कंटेनर के अंदर का मास चेंज होगा? मास कंजर्वेशन इज वैलिड, यानी मास तो वही रहेगा जो शुरू में है, या वेट बोलूं तो वेट W वही है,
पर यहां मोलर मास कौन सा हो जाएगा? मिक्सचर। सही है। इसे मैं नाम देता हूं इक्वेशन 1, इसे मैं नाम देता हूं इक्वेशन 2। अगर मैं 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दूं, क्या आने वाला है? दिस डिवाइडेड बाई 1, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एक्स बराबर दिस डिवाइडेड बाई दिस, वेट तो कट जाएगा, मोलर मास थ्योरेटिकल अपन मोलर मास मिक्सचर। ठीक। और मोलर मास को हम लिखते हैं वेपर डेंसिटी बाई 2, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं वेपर डेंसिटी थ्योरेटिकल अपॉन वेपर डेंसिटी मिक्सचर। ठीक। ये रिजल्ट हमें याद रखना है, लेकिन ये रिजल्ट वैलिड तभी है जब मैं ए से क्या बना रहा हूं? एनपी। अगर मैं यहां सॉलिड कर दूं तो वैलिड नहीं होगा, अगर मैं यहां ए प्लस बी गैस कर दूं तब भी वैलिड नहीं होगा। तो ये डेरिवेशन सिर्फ ए के लिए वैलिड है कि एक ही रिएक्टेंट हो और वो भी शुरू में किस स्टेट में हो? गैस। अब यहां पे मुझे निकालने के लिए क्या क्या चीज चाहिए? एक तो चाहिए मुझे एन, एन अभी देख चुके हैं अपन। व्हाट इज एक्स? डिग्री ऑफ डिफ्यूजन। मोलर मास थ्योरेटिकल किसका? ए का। और मोलर मास मिक्सचर, और यही रेशो किसके बराबर है? वेपर डेंसिटी के रेशो। अब एक्चुअली जो मोलर मास मिक्सचर है इसको मैं लिख सकता हूं मोलर मास एट इक्विलिब्रियम, या मैं इसको ये भी बोल सकता हूं मोलर मास ऑब्जर्व्ड। तो अगर क्वेश्चन में आपको बोल दिया कि ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी इज दिस, तो हमें कौन सी दी हुई है? मिक्सचर। ठीक ना? ये कहां पर? इक्विलिब्रियम। तो अगर आपको ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी दी है तो मतलब वो क्या दे रहा है? वेपर डेंसिटी मिक्सचर। ये कैसे निकालेंगे हम? मोलर मास थ्योरेटिकल डिवाइड बाई 2। वेपर डेंसिटी क्या होती है? मोलर मास डिवाइड बाई 2। ठीक ना? अब एक क्वेश्चन जेई ने इस यहां टॉपिक से पूछा है, जो लिखते हैं 1 प्लस n माइनस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू मोलर मास थ्योरेटिकल अपॉन मोलर मास ऑब्जर्व्ड। या मैं इसको लिख रहा हूं वेपर डेंसिटी थ्योरेटिकल अपॉन वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व्ड, या मैं इसे लिख रहा हूं थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी को कैपिटल डी और इसे स्मॉल डी। नोटेशन कुछ भी यूज कर सकता हूं, एक्स और वाई भी यूज कर सकता हूं। कितना मिलेगा? 2। तो एन की वैल्यू यहां कितनी हो जाएगी? सही। अगर मैं लेता हूं PCl5 से PCl3 प्लस Cl2, गैस गैस और गैस, तो एक से कितने मोल गैस के मिलेंगे? तो यहां भी n की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब मैं इसके रिलेशन को यहां रख दूं, n की वैल्यू को यहां पर, तो 1 प्लस 2 माइनस 1 एक्स इज इक्वल टू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल। तो मैं लिख सकता हूं 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन स्मॉल डी। सही है। अब आप ये देखिए कि अगर मैं x बढ़ाता जाऊं तो इसका मतलब वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व्ड क्या होती जाएगी? क्यों? ये है ना वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व। थ्योरेटिकल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये चेंज होगी। तो x के साथ ये इनवर्स रिलेशन है। एक और चीज बोल सकता हूं कि मोलर मास ऑफ ऑब्जर्व्ड क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। एक तो ये हो गया कंक्लूजन। बोलो। ठीक। ये बढ़ाऊंगा मैं तो ये कम होगा, ये बढ़ाऊंगा तो ये कम होगा। अगर मान लो मैं कर्व खींचूं, इनके लिए मैं कर्व खींच रहा हूं डी बाई डी वर्सेस 1 प्लस एक्स में, कैसा आने वाला है? ये वाली रिलेशन है, तो ये ओरिजिन से पास होके ये एंगल क्या मान लू? थीटा। तो स्लोप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर, इसको मैं लिख सकता हूं इज इक्वल टू 1। तो थीटा पता लग गया कितना होगा? इज इक्वल टू 45 डिग्री। एंगल पूछ सकता है कि N2O4 या इसमें अगर कर्व ऐसे ड्रॉ किया जाए तो उसके लिए थीटा कितना होगा वाई एक्सिस, या स्लोप क्या होगा, ये पूछ सकता है। अगर मान लो मैं यहां पर
डी बाई डी वर्सेस एक्स खींचू, कैसा आएगा करो? इंटरसेक्ट कितना होगा? 1। और ये जाएगा स्ट्रेट इस तरीके से, यहां पे एंगल थीटा, टेन थीटा इस स्लोप कितना होगा? टेन थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। y इज इक्वल टू mx प्लस सी से क्या हो गया? 1। तो ये थीटा भी कितना हो गया? 45। ठीक। अगर हम थोड़ा सा इसको चेंज कर दें, किस किस में? x वर्सेस डी बाई डी खींच दे, कैसा आएगा कर? बोलो। ऐसा जाएगा ना। और x की वैल्यू क्या हो जाएगी? या -1 या 0, तो कर्व चेंज हो जाएगा उसी तरीके से, ठीक है ना। इंटरसेक्ट क्या हो जाएगा? -1, ठीक है। और ये एंगल थीटा अभी भी क्या होगा? 45। तो ये तो मैं क्या कर रहा हूं, इस इक्वेशन के लिए कर्व बना रहा हूं, ठीक है ना। ये मैं किस एक्सिस पे ले रहा हूं? अगर y पे ले रहा हूं, ये x एक्सिस पे, तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अगर मैं इसे y एक्सिस पे लूं तो इसको -1 को आगे कर दूं। तो ये तो अंडरस्टूड है ना सब। भाई कर्व बनाना है, ये तो आपका सिलेबस का पार्ट है एक तरह से। 2 अमोनिया गैस से N2 गैस प्लस 3H2 गैस, बताइए n की वैल्यू क्या होगी? 2 से कितने मोल गैस मिले? 4। ठीक। तो इसके लिए भी 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू कैपिटल डी अपॉन, कर्व ऐसा ही आएगा, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन क्या बन सकता है इसमें से, कि अगर आपको ये यहां पर ये कर्व दे दे और पूछ ले कि कौन सी इक्वेशन के लिए ट्रू है, तो बता सकता है। जैसे मान लो 4 ऑप्शन जैसे मैंने किए थे, a से 2b उसके लिए वैलिड है, 2a से 4b उसके लिए वैलिड है, ठीक है। 2a प्लस से 3b प्लस c उसके लिए वैलिड है। लेकिन मान लो किसी ऑप्शन में 2a से 3b गैस प्लस c सॉलिड कर दे उसके लिए, तो एक अच्छा क्वेश्चन इसमें यहां से बन सकता है। जेई ने एक क्वेश्चन पूछा था जिसको मैं थोड़ा मॉडिफाई करके लिख रहा हूं। इनिशियली ओनली N2O4 is taken and vapor density at equilibrium is, एक काम कीजिएगा, मुझे एक वैल्यू बताइए 46/1.25, फटाफट डिवाइड करके वैल्यू बताओ। 46/1.25 is 36.8 at 1 atm pressure। सबसे पहला पार्ट है कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और रिएक्शन भी दी जानी चाहिए कि N2O4 से 2NO2। तो मैं जेई के क्वेश्चन की जिसकी बात कर रहा हूं वहां पे इक्वेशन नहीं दी हुई थी, तो वो रॉन्ग था एक तरह से। ना ही ये लिखा था कि इनिशियली ओनली N2O4 इज टेकन। तो सबसे पहला पार्ट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो सबसे पहले क्या करें, 1 प्लस n-1 x इज इक्वल टू थ्योरेटिकल अपॉन ऑब्जर्व्ड। इन दोनों में से कौन सा डेटा मुझे दिया हुआ है? बोलो, ये वाला डेटा कौन सा है? एट इक्विलिब्रियम इज ऑब्जर्व 36.8। अब मुझे क्या निकालना है? वेपर डेंसिटी थ्योरेटिकल। तो वेपर डेंसिटी थ्योरेटिकल होगा मोलर मास थ्योरेटिकल अपॉन 2। अब थ्योरेटिकल मोलर मास मुझे किसका लेना है? जो इनिशियली ले रहा हूं मैं, इनटू कितना होता है ये 92 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 46। इस वैल्यू को रख दूं मैं 1 प्लस 2 माइनस 1x इज इक्वल टू 46 अपॉन 36.8। ये आएगा 1.25
और ये हो गया 1 प्लस एक्स, तो x इज इक्वल टू हो गया 0.25 बराबर 1/4 या 25%। सही है। तो पहला पार्ट तो था डिग्री ऑफ डिसीजन। अब दूसरा पार्ट आपको निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ केपी। चलो सॉल्व कीजिए और निकालिए। N2O4 से हम लिख रहे हैं 2NO2। तो सबसे पहला काम हमारा होगा डेरिवेशन करना। ठीक है। अब डेरिवेशन के लिए हम यहाँ स्टार्टिंग में 1 भी मान के कर सकते हैं और a मान के भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं a 0 से स्टार्ट करता हूँ, t इज इक्वल टू 0, इक्विलिब्रियम पर a माइनस ax, तो डिग्री ऑफ डिसीजन क्या हो जाएगा x, इधर कितना बनेगा 2x, n टोटल कितना हो गया a प्लस एक्स, डिवाइड कर दूं तो मोल फ्रैक्शन 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स और ये 2x अपॉन 1 प्लस, सही है। और p से मल्टीप्लाई कर दूं तो सबका पार्शियल प्रेशर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू पी। इसको मैं रख दूं kp इज इक्वल टू 4x स्क्वायर p अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सही है। यहां रखा मैंने 4, इसकी जगह 1/4 का होल स्क्वायर, प्रेशर 1 atm दिया हुआ है, 1 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, ये चीज कितनी आ जाएगी 4/15। कितने लोगों का आंसर आ रहा था ये, बढ़िया। अब अगला पार्ट जो है, अगला पार्ट जेई ने पूछा था कि कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एट 2 atm। चलिए अब आपसे पूछना है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वही रहेगा या चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब क्यों चेंज हो जाएगा उसका कारण समझो। 2 atm प्रेशर चेंज करवा रहा है, अगर किसी चीज के बारे में कुछ भी कमेंट ना हो तो उसे कांस्टेंट मानेंगे, तो टेम्परेचर क्या मानू कांस्टेंट। एक लाइन बोली थी मैंने कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो केपी की वैल्यू भी क्या रहेगी कांस्टेंट, सही है। यानी कि ये 4/15 ही रहनी है, इज इक्वल टू, अब डेरिवेशन में अगर मैं ये चेंज करूं तो ये चेंज होगा, ठीक है। तो मैं इसको लिख रहा हूं 4x डैश का होल स्क्वायर p डैश अपॉन 1 माइनस x डैश का होल स्क्वायर, ठीक। p डैश कितना रखना है 2, यहां से अननोन सॉल्व करके x डैश निकालें। अब यही क्वेश्चन जेई ने एक बार थ्योरेटिकली पूछा है, कैसे कि उसने बोला है कि PCl5 का डिसोसिएशन है, ठीक है। अगर हम प्रेशर चेंज कर दें, ठीक है, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट Kp, ये क्वेश्चन था। तो बताइए डिसोसिएशन कांस्टेंट पे कोई फर्क पड़ेगा प्रेशर चेंज करने से? नहीं। ये चेंज करूंगा तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके चेंज करने से क्या चीज चेंज होगी, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल चेंज व्हाइल डिसोसिएशन कांस्टेंट Kp इज कांस्टेंट। बात समझ आ गई? Kp और Kc को बदलने वाला फैक्टर केवल एक ही है, वो कौन सा है, टेम्परेचर। अब यही हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट है थर्मोडायनामिक्स फॉर इक्विलिब्रियम। मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं यहां पे डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log 10 ऑफ Q। अब बताइए डेल्टा जी क्या है यहां पे, गिब्स एनर्जी। फ्री वर्ड हटा दिया है, कुछ ज्यादा ही फ्री हो रहा था वो, ठीक है ना। गिब्स एनर्जी बोल देते हैं इसे। ये होता है स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। अब दोनों में क्या फर्क है बताइए। अगर मेजरमेंट के दौरान स्टैंडर्ड कंडीशन रही, अगर मेजरमेंट के दौरान स्टैंडर्ड कंडीशन रही तो हम उस एनर्जी चेंज को बोलेंगे गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एडिशन, नोट लगा देंगे ऊपर,
और स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी है? प्रेशर शुड बी 1 बार, कॉन्सेंट्रेशन शुड बी 1 मोलर एंड टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मेजरमेंट के दौरान ये कंडीशन रही तो हम उस एनर्जी चेंज को बोलेंगे डेल्टा जी नॉट, और अगर अदर देन दीज कंडीशन रही तो उसे जनरल बोलेंगे डेल्टा जी। R is a gas constant, T is a temperature, Q is called as reaction quotient. रिएक्शन जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, रिएक्शन कोशिएंट फंक्शन आया है। ये इस चीज को बताने के लिए आया है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। हमारे पास थर्मोडायनामिक्स में दो फंक्शन है, एक तो इंटरनल एनर्जी और एक एंथैल्पी। इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी दोनों ही एनर्जी को बताते हैं, ठीक है। यानी किसी रिएक्शन के दौरान कितना एनर्जी चेंज आ रहा है, दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय डेल्टा एच वैल्यू। एंथैल्पी जैसे आप देखते होंगे बुक्स में, तो रिएक्शन के बगल में डेल्टा एच लिखा होता है, ठीक है ना। तो उस रिएक्शन के दौरान कितनी हीट बाहर गई या अंदर आई, दैट इज डिनोटेड बाय वैल्यू ऑफ डेल्टा एच, एनर्जी, ठीक है। लेकिन थर्मोडायनामिक्स में आगे जाके ये फंक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है, गिब्स एनर्जी। ये इंट्रोड्यूस हुआ है हमें ये बताने के लिए कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ठीक है ना। अब रिएक्शन का होना या नहीं होना, दैट फिनोमिना इज कॉल्ड एज स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी का सिंपल मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए पानी को अपन ऊपर से नीचे गिराएं, अपने आप गिर जाएगा, ठीक है। लेकिन हम पानी को नीचे से ऊपर ले जाना चाहें तो उसके लिए हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा प्रोसेस जो अपने आप हो रहा हो, दैट इज स्पॉन्टेनियस, और जो अपने आप नहीं हो रहा हो, दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर एक प्रोसेस एक डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में नॉन स्पॉन्टेनियस होगा 100%। ये बात समझ गए हैं? तो अब रिएक्शन होगी या नहीं होगी, इसको एनर्जी से नहीं बताया जा सकता। इसको बताने के लिए फंक्शन कौन सा आया है, डेल्टा जी। तो हम डेल्टा जी के लिए क्या लिखेंगे कि स्पॉन्टेनिटी कैन बी चेक्ड बाय, स्पॉन्टेनिटी कैन बी चेक्ड बाय डेल्टा जी। अब यहां पर इस स्टेटमेंट में अगर मैं यहां डेल्टा जी नोट लगा दूं तो गलत हो जाएगा। ये स्पॉन्टेनिटी कैन नॉट बी चेक्ड बाय डेल्टा जी नोट, एक बार जेई ऑलरेडी पूछ चुका है ये पॉइंट। अगर आपको स्पॉन्टेनिटी चेक करनी है होगी या नहीं होगी, उसके लिए मुझे फंक्शन चाहिए डेल्टा जी, ठीक है ना कि डेल्टा जी नोट। अब वो चीज कैसे है वो बता दें। रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी हम सिर्फ किससे चेक कर सकते हैं, डेल्टा जी से। रिएक्शन एक तो होती है स्पॉन्टेनियस, एक होती है नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब जो अपने आप होती हो, ठीक है ना। यानी हम ये कह सकते हैं स्पॉन्टेनियस विच अकर्स विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। यानी नेचर में दो ही तरह की रिएक्शंस हैं, या तो ऐसी है जो अपने आप हो रही हो, जैसे हाई प्रेशर पे अगर गैस रख दी जाए और उसमें छेद कर दिया जाए तो गैस अपने आप बाहर निकलने लग जाती है, दैट इज स्पॉन्टेनियस। लेकिन लो प्रेशर से हाई प्रेशर पे अपने आप नहीं हंसती। तो दुनिया में दो ही तरह के प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर ये स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव, या लेस देन 0 लिख दूं ये फंक्शन, ठीक है। एनर्जी में कमी आनी चाहिए, कौन सी एनर्जी में, गिब्स एनर्जी में। अगर एनर्जी में कमी आएगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी ना, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में होगी जिधर गिब्स एनर्जी में कमी आ रही होगी। और दूसरी रिएक्शन में क्या बोल रहा हूं, नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस जो अपने आप नहीं होगी, तो इसके लिए डेल्टा जी क्या होगा, ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव। अब यहां पर एक और केस बनता है कि इक्विलिब्रियम आ जाए। अगर इक्विलिब्रियम आ चुका है तो डेल्टा जी की वैल्यू हम लेते हैं 0। हमारे लिए काम की ये चीज है अभी, यानी जैसे इक्विलिब्रियम आ जाएगा डेल्टा जी फंक्शन क्या ले लूंगा मैं, 0। और क्यू की वैल्यू किसके बराबर लिख लूंगा, के के बराबर। अगर मैं क्यू को के से रिप्लेस कर दूं, इक्वेशन आपके सामने यहां पर,
0 इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT, यहां आ गया log 10 K, Q को किससे रिप्लेस कर दिया, कैसे, तो डेल्टा जी नोट क्या हो गया, माइनस 2.303 RT log 10 ऑफ K। ये पहला रिजल्ट आपको ध्यान रखना है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है, K देकर आपसे क्या पूछ सकता है, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि A से B, K दे दिया मुझे 10 की पावर 16 एट, सपोज ये दे दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। तो अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नोट, तो आप समझ जाइए कि K की बात कर रहा है। K की बात सिर्फ कहां पे करता है, इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम पे हम इस चीज को क्या लेते हैं, 0। तो एक्सप्रेशन ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 R ऐसे ही रख दूं, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रखें, कितना हो जाएगा 300, और इधर log 10 K की वैल्यू 10 की पावर 16, या मैं इसको 10 की पावर 10 ले लेता हूं, थोड़ा आसान हो जाएगा। ये आगे आ जाएगा, क्या वैल्यू आ गई, माइनस 23.03 इंटू 300 R, सही है, बोलो। अब यहां आगे बढ़ने के लिए R की वैल्यू रखनी पड़ेगी। R की वैल्यू 2 रखते हैं अपन यहां पे, 8.314 जूल पर मोल केल्विन, और एक वैल्यू है 2 कैलोरी पर मोल केल्विन। अगर मैं ये वैल्यू रखूं तो आंसर किस में आएगा, और ये रखूं तो मैं रख दूं यहां पे माइनस 23.03 इंटू 300, 8.314 रख दिया, तो आंसर लिख दूं जूल पर मोल। और अगर रख दूं मैं यहां पे माइनस 23.03 इंटू 300 इंटू 2, तो ये आंसर आ गया कैलोरी पर। तो पहला क्वेश्चन जो बन सकता है वो इस फार्मूले से, या फिर आपको डेल्टा जी नोट देकर क्या पूछ सकता है कि मुझे एक और चीज की जरूरत है, कौन सी, टेम्परेचर। टेम्परेचर हमेशा किस में रखें, केल्विन में। आर की 2 वैल्यू यूज कर सकता हूं, 8.314 और 2, ये यूज करूंगा आंसर जूल में, और ये यूज करूंगा आंसर कैलोरी में, ठीक है ना। बाकी नेक्स्ट क्लास बढ़ेंगे हम।